आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं यूपी की इंतखाबी जंग। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। यूपी की सियासत में हर गुजरते दिन माहौल गर्माता जा रहा है। बीजेपी के लिए पिछले 2 दिन कुछ अच्छे नहीं गुजरे। 2017 की तरह 2022 में भी कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी में मीटिंगों का दौर जारी है। पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज टिकट की तकसीम है। पहले मरहले में किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए, इसके लिए लखनऊ से दिल्ली तक मैराथन मंथन जारी है। शुरू में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा मौजूदा एमएलए के टिकट काटने की हिकमत अमली पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन 2 दिन के अंदर हुई बगावत के बाद अमित शाह ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। यूपी की ताकत बीजेपी के लिए न सिर्फ 2022 बल्कि 2024 के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि अगर इसे मरकज में रहना है तो यूपी को जीतना होगा। इसीलिए पार्टी की सीनियर क़यादत कदम फूंककर आगे बढ़ रही है। पार्टी ने तरक्याती मौज़ूआत छोड़कर फिर से धर्म का सहारा लिया है। बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। सीएम और डिप्टी सीएम के लिए इलेक्शन लड़ने की तैयारियां भी की जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, इसके बारे में भी काफी चर्चा है। पिछले 2 दिनों से लगातार दिल्ली में हो रही मैराथन बैठक में बीजेपी की जो बैठक लगातार चल रही है, उसमें गृहमंत्री ने यह तय किया है कि जो लगातार जो विधायकों को टिकट कटने की जो बात सामने आ रही थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब विधायकों के कम टिकट काटे जाएंगे। अब जो विधायकों की अगर रिपोर्ट बहुत ज्यादा खराब है, सिर्फ उन्हीं विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। इसके अलावा अगर विधायकों की रिपोर्ट थोड़ी बहुत भी अगर पॉजिटिव है तो उनकी संभावना है कि उनको फिर से उस सीट से रिपीट कर दिया जाए या फिर उनकी सीट बदलकर उस सीट से चुनाव लड़ाया जाए। तो जिस तरह लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हुआ, उसके बाद दारा सिंह चौहान का आज इस्तीफा हुआ, कई सारे विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। उसके बीच में अब ऐसी खबर, ये कहीं ना कहीं उन विधायकों के मन में एक ब्रेक देने की कोशिश है, जो सोच रहे हैं कि उनका टिकट कट सकता है और वो दूसरे विकल्प तलाश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अब मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ जब मथुरा 19 दिसंबर को आए थे तो जन विश्वास यात्रा के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन मथुरा के महंतों और संतों के द्वारा लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अयोध्या का विकास हो चुका है, काशी का विकास हो चुका है और अब मथुरा की बारी है। तो लगातार जो साधु संतों के द्वारा इस बात की मांग की जा रही थी और यह विश्वास जताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार मथुरा से अपना भाग्य आजमा सकते हैं। लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उधर यूपी की सियासत में दल बदल का खेल पूरी रफ्तार से जारी है। इन लीडरों की फहरिस्त तवील होती जा रही है, जिन्होंने अपना रुख बदल लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत से शुरू होने वाला सिलसिला अब भी जारी है। अब इस फहरिस्त में दारा सिंह चौहान का नाम भी शामिल हो गया है। दारा सिंह ने काबीना से इस्तीफा दे दिया है। अब वो मुस्तकबिल की सियासत के लिए नई जमीन तलाश रहे हैं। इधर 24 घंटे के अंदर 2 वुज़रा के इस्तीफे से यूपी बीजेपी में हलचल मची हुई है। सियासी नुक्ते नजर से इसके कई माने निकाले जा रहे हैं। दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद का पुराना रिश्ता है, इसलिए दोनों के साथ रहने का अंदाजा भी लगाया जा रहा है। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान देके, ताकत देके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद रियासत भर में स्वामी प्रसाद के हामियों की जानिब से इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। इटावा में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत लीडर मनीष यादव ने स्वामी के तई अपनी अकीदत जाहिर करते हुए अपने सैकड़ों हामियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने इटावा की 3 सीटों पर बीजेपी को हराने का अहद लिया।
देखिए, जैसा कि सभी को इस मामले में जानकारी है, हमारे नेता आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कल मंत्रालय से और पार्टी से भी इस्तीफा दिया है, हम सब उनके साथ उनकी बातों को समर्थन करते हुए, उनके बयानों का समर्थन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हम, हमारे साथी जिला पंचायत लड़े चुनाव आदरणीय सभासद जी बैठे हैं, उमेश यादव जी, मंडल के अध्यक्ष मन्नू यादव जी, मंडल के उपाध्यक्ष हैं ताखा से मंजीत जी, राहुल यादव मंडल अध्यक्ष, डॉक्टर ब्रजवीर सिंह पूर्व प्रत्याशी रहे, और तमाम तीनों मंडलों की हमारे पास लिस्ट है, सैफई मंडल की, बसरियर मंडल की और ताखा से। ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से आज प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, और तमाम मेरे सेक्टर के संयोजक केशव जी हैं, यहाँ सौरभ जी, तमाम पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के आज हाथ उठाकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। तो उधर इस्तीफों की फहरिस्त में एक नाम रुकन असेंबली रविंद्रनाथ त्रिपाठी का भी आया, पर उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए इस्तीफे की तरदीद की। उन्होंने कहा कि जो लेटर हेड वायरल हो रहा है वो फर्जी है, ये मुखालिफिन की साजिश है। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर हत्के इज्जत का मुकदमा करूंगा। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ शरारती तत्वों ने एक हमारा लेटर पैड पे टाइप करा करके, जो न हमारा लेटर पैड है न हमारे हस्ताक्षर हैं, उस पे किसी ने भ्रामक स्थितियां समाज में फैलाने। बीजेपी में मची भगदड़ पर काबिनी वजीर ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पास अपना कुछ नहीं है, वो दूसरों के घरों और दूसरों के इंतजामात देखकर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, लेकिन उनका यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ब्रजेश पाठक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर बोलते हुए कहा कि स्वामी से मेरे जाती ताल्लुकात हैं, मैं उनसे बात करूंगा। पाठक ने कहा कि हम दोबारा हुकूमत बनाएंगे, यूपी में मुकम्मल अक्सरियत से बीजेपी की हुकूमत बनेगी, यूपी में फिर से कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र सरकार की नीतियों की बदौलत, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और उत्तर प्रदेश सरकार की जन उपयोगी नीतियों की बदौलत सीधे जनता के संपर्क में है। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता पूरे 5 वर्ष जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सुख दुख में हाजिर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही लोगों की सेवा में लगे थे। मैं दावे के साथ कहता हूं 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? दरअसल वो हमारे बहुत ही पारिवारिक मित्र रहे हैं और ज़रूर उनसे हम बात करेंगे और इसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। काबिनी वजीर सुरेश खन्ना का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी छोड़ने वालों को पछताना पड़ेगा। सुरेश खन्ना ने कहा कि बीजेपी छोड़ने का फैसला उन लोगों ने उजलत में लिया है। खन्ना ने कहा कि बीजेपी ने इन्हें इज्जत दी और इनका कद बढ़ाया। बीजेपी छोड़ने पर उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। सुरेश खन्ना ने कहा कि ऐसे लोग जमहूरियत को मजबूत नहीं करते बल्कि नुकसान पहुंचाते हैं। वजीर ने कहा कि इन लोगों ने 5 साल इख्तिदार का भरपूर फायदा उठाया, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जिन लोगों ने भी पार्टी छोड़ी है उन लोगों को निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा। उन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है। आज पूरा देश और पूरा प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करता है, क्योंकि मोदी जी इस देश के लिए वरदान है। उन्होंने लगातार पिछले जितने दिनों से वो प्रधानमंत्री हैं बिना रुके बिना थके इस देश को ही सर्वोपरि समझा और हर तरह से देश के विकास के लिए, देश का सम्मान वापस कराने के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए और आम आदमी की हालात को बदलने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और उसी का ये परिणाम है कि आज भारत की स्थिति पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हुई है और ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। इन लोगों ने जल्दबाजी में ये फैसला किया है और हम तो कल भी मैंने कहा था कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये इनको हर तरीके से सम्मान मिला, हर तरीके का इनका
कद बढ़ाया गया, पद बढ़ाया गया, इनके परिवार को भी साधा गया, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने पार्टी छोड़ी है। ऐसे मौके पर निश्चित रूप से ऐसे लोग, ये लोग लोकतंत्र को मजबूत नहीं करते, ये नुकसान पहुंचाते हैं। बीजेपी में भले ही लखनऊ से दिल्ली तक मीटिंगों का दौर जारी हो, मनाने का सिलसिला जारी हो, पर इन सब के दरमियान सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो है अखिलेश यादव। अखिलेश ने एसपी में आने वाले लीडरों का इस्तकबाल किया। अखिलेश ने कहा कि 80% आवाम बीजेपी के खिलाफ है, अब की बार बीजेपी साफ है। उत्तर प्रदेश की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स से थक गई है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। इस प्रदेश में किसान का भला हो, नौजवानों को नौकरी मिले, महंगाई कम हो, रोजगार के अवसर जो कारोबार से बन सकते हैं, हो सकते हैं, उन तरफ लेकर के जाएं। और जनता याद कर रही है किस तरीके से एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी, किस तरीके से पुलिस को डायल 100 दिया गया था, किस तरीके से समाजवादी पेंशन मिली। ये तमाम चीज़ों को मिलते हुए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बन करके आएगी। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। कहावत है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। कुछ ऐसा ही हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। स्वामी प्रसाद ने जैसे ही बीजेपी का दामन छोड़ा, वैसे ही उन पर गिर पड़ी। बीजेपी में रहते हुए जिन केसों से वो बचे हुए थे, अब पार्टी से बाहर निकलते ही उन्हें पुराने केसों का सामना है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इन्हें 24 जनवरी तक कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। इनकी हाजिरी 7 साल पुराने मामले में होनी है। इन पर मजहबी जज्बात भड़काने का इल्जाम है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलीगढ़ जिला सदर गुफरान नूर अक्सर ही अपने मुतनाज़ा बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने एक मीटिंग में मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसको लेकर उन पर कार्रवाई की गई और ओहदे से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि दलित मुस्लिम साथ चलेगा और बाबर जैसा राज चलेगा। आइए उनका बयान सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। सभा में नारा लगा है बाबर जैसा शासन होगा भारत में, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नारा लगा था और बाबर कोई गलत नहीं था। बाबर जैसा शासन होना चाहिए। जैसे जैसे हालात चल रहे हैं, एक समुदाय को काटने की बात होती है धर्म संसदों में, दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। उसी को लेकर हम लोग एक नुक्कड़ सभा थी जो हम बोल रहे थे कि भाई अगर दलित और मुस्लिम मिल जाए तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री अपना बन जाए, तो फिर ये दबे कुचले जो लोग हैं इन पर अत्याचार नहीं होगा। इसको लेकर हमने एक नुक्कड़ मीटिंग की थी और दलित भी साथ हैं हमारे और मुसलमान भी साथ हैं। और इंशाल्लाह ये दिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन नहीं होगा। ये इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि इंसाफ होगा, संविधान के दायरे में रहकर इंसाफ होगा और बाबर जैसा राज होगा। तो आपने सुना गुफरान नूर का यह बयान उस वक्त का है जब वो एमआईएम के जिला सदर थे, पर जैसे ही उनको ओहदे से हटाने का लेटर मिला, उन्होंने अपना बयान बदल दिया। अब पार्टी ओहदे से हटाए जाने पर उन्होंने एमआईएम पर ही सवालिया निशान लगा दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में बोलने की आजादी नहीं है। कुछ दिन पहले
एक जनसभा की थी, मैंने नुक्कड़ मीटिंग की थी। उसमें मैंने अपनी तरफ से नारा लगाया था कि दलित मुस्लिम साथ चलेगा। तो पब्लिक थी, पब्लिक का क्या वो है मिजाज, अब हमें क्या पता है। तो हमने कहा, हम तो कहना चाह रहे थे कि भाई संविधान का राज चलेगा, लेकिन पब्लिक ने कि बाबर का राज चलेगा, ये था। तो इश्यूज को लेकर इशू बना दिया गया। तो देखिए, मैं बाबर के राज की तो आपने पहले ही बात कही थी। नहीं, बाबर के राज की बात की थी, लेकिन कोई बाबर मतलब ये नहीं था कि भाई हमने संविधान की भी बात करी थी कि संविधान के दायरे में रहकर ये सब चीज़ होनी चाहिए। और निकालने का, पद मुक्त करने का उनका अपना क्या वो है। देखिए, हमारे सदर साहब, ओवैसी साहब डेमोक्रेसी कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि वही पार्टी के अंदर होनी चाहिए, हैं, आज़ादी होनी चाहिए बोलने के लिए। तो क्या MIM में बोलने की आज़ादी नहीं है? नहीं, अब उससे तो लगता है कि भाई जैसे मुझे पद मुक्त किया गया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। पूर्व में सूचना दी थी आपको या नहीं? नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं दी थी, सीधा मेरे पास लेटर आया। सियासत में अपने हरीफ को कमतर दिखाने का मौका सियासत में ही मिल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। ऐसे ही एक मामला अलीगढ़ में रोशनी में आया है, जहां पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने समाजवादी पार्टी को एक मुस्लिम लीडर को स्टेज से पीछे किए जाने पर तनकीद का निशाना बनाया था। वहीं मौका अब ओवैसी की पार्टी ने समाजवादी पार्टी को दे दिया है। MIM के जिला सदर को बाहर वाले बयान पर हटाए जाने पर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के कौमी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम अंसारी ने कहा है कि ओवैसी ने सिर्फ बाबर का नाम लेने पर अपने जिला सदर को पार्टी से हटा दिया। इससे साफ हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से मैंने शौकत साहब को कॉल किया और ये पूछा गया कि आपने गुफरान नूर को पदमुक्त क्यों कर दिया गया, तो हमारा जानने का मकसद उनका यही, मेरा जानने का जो मकसद था कि मतलब आप एक तरफ मुसलमानों को साथ लेने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कोई मुसलमान अगर स्टेटमेंट दे देता है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, अब ओवैसी साहब जो है दलित और मुस्लिम्स की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया दलित मुस्लिम साथ चलेगा, बाबर का राज चलेगा। तो इस वाली बात पे आपने उन्हें क्यों पदमुक्त कर दिया? आरएसएस भी तो काम कर रही है, आरएसएस भी तो खुला बोलती है। ये जो ओवैसी साहब है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, जबकि ये सरासर गलत है। ओवैसी साहब जो है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उनका जो ये स्टेटमेंट आया गुफरान नूर साहब को, उसके बाद जो उन्हें पदमुक्त किया गया, उससे जाहिर है कि ये काम जो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, एक बात और आती है यही निकलकर, जब जमीर साहब को मंच से उनके साथ जो बदसलूकी हो गई, उसके बाद जो आपने ये कहा कि आइए ये मंच तुम्हारा है, तुम ऐसे मंच पे क्यों जाते हो जो मंच तुम्हारा नहीं है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कांधे पे बिठाऊंगा। तो वैसे साहब आप एक बात बताइए, जमीर साहब को कांधे पे आप बाद में बिठाना, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल को अपने पास, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष को अपने पास क्यों नहीं आप बिठाते? उनसे तो आप बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। चलिए, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters.
उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने पार्टियों को वर्चुअल रैलियां और डिजिटल जराये से इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत जारी की, जबकि रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई। अब सियासी पार्टियां इल्जाम लगा रही कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे कवानीन बनाए हैं। इनका इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल 2014 से काम कर रहा है, जबकि दीगर पार्टियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जितनी जल्दी दीगर पार्टियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकती और इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। ये जो चुनाव, वर्तमान चुनाव जो है, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चुनाव आयोग चल रहा है। टीएन सेशन के बाद हिंदुस्तान के अंदर कोई भी इलेक्शन कमिश्नर ऐसा नहीं आया जो पारदर्शिता से चुनाव कराए। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हुआ, कोरोना पूरे पीक पर था। जब कोरोना पूरे पीक पर था, अगर चुनाव आयोग जो रणनीति अभी दिखा रहा है, इस रणनीति को उस समय बनाकर और सारे लोगों के, सारे राजनीतिक दलों के सामने ये प्रपोजल रख देता कि भविष्य में अगर तीसरी लहर आएगी तो डिजिटल चुनाव होंगे, तो सारे दल अपनी तैयारियां उसी समय कर लेते हैं। बिल्कुल होगा, सपोर्ट तो बिल्कुल होगा, इसलिए कि आईटी सेल जो है बीजेपी के पास सन 2014 से है। उनको कोई सेटअप नहीं करना है। समाजवादी पार्टी के पास कोई सेटअप है नहीं, आरएलडी के पास कोई सेटअप है नहीं, और छोटी पार्टियों के पास कोई सेटअप है नहीं। कांग्रेस के पास थोड़ा बहुत है, लेकिन तो इससे ये जो है कि जो एक मसावी, जो बराबरी का मामला होना चाहिए था, वो नहीं हो सकेगा। ये चीज़ जो वर्चुअल रैलियाँ होंगी, तो उससे कहीं ना कहीं ये भी है कि कैंडिडेट हमारा कोई होता है तो वो कितना पढ़ा है, कितना पढ़ा लिखा नहीं है, इसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है, इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, साथ ही चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की, जिसमें बताया गया कि रैलियों पर पाबंदी रहेगी और वर्चुअल प्रचार प्रसार पार्टियां कर सकेंगी। लेकिन जिस तरह से अब दूसरी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास आईटी सेल पहले से मौजूद है, इसलिए उन्हें चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला सुनाया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तारीखों का जैसे ही ऐलान हुआ, हलचल तेज हो गई। लीडरों के दल बदल का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद में भी समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान समाजवादी पार्टी में कांग्रेस के 2 लीडरों समेत कई दीगर ने शमूलियत इख्तियार की। राशिद मलिक ने कहा कि जल्द ही गाजियाबाद में बड़ी तादाद में कारकुन समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में हमारी हुकूमत बनने जा रही है। प्रदेश में भी एक दूसरे की पार्टी का हाथ थाम रहे हैं बड़े बड़े नेता, और आज गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी ने भी प्रेस वार्ता की है। कुछ पार्टी में ज्वाइन कराया नेताओं को। जानते हैं जिलाध्यक्ष राशिद जी से। राशिद जी, आज किस लिए प्रेस वार्ता रखी गई थी यहाँ पर? समाजवादी पार्टी में आज 3 पार्षद ने ज्वाइनिंग की है। एक राजनगर मंडल जोन की भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष, उन्होंने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। आज इसी कार्यक्रम के लिए समाजवादी पार्टी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी की तरफ जो है लोग आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का कुर्बा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बात करें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी ज्वाइन कर ली समाजवादी, लेकिन क्या गाजियाबाद से भी कोई बड़ा नाम आएगा? जिन्हें मान लीजिए भाजपा से कोई नाराज हो, जिनकी सीट भी कट रही हो, विधायक हो ऐसा, तो क्या यहाँ भी कुछ देखा जा सकता है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, इससे आम जनमानस बिल्कुल एकदम जो है त्रस्त हो चुका है और लोगों का मुंह भंग हो गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में जो उन्होंने वादे किए थे, वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। इसलिए जो है तमाम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जो है आज आ रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार बनेगी। और जनपद गाजियाबाद अभी तक कोई भी सीट डिक्लेयर नहीं हुई है, 5 विधानसभा है, भाजपा का कब्जा है, तो समाजवादी पार्टी कैसे प्राप्त करेगी 5 की 5 विधानसभा सीटों को? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जो है बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। जैसे ही समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रत्याशियों की घोषणा करेगा, जो भी प्रत्याशी होगा, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उस चेहरे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा देखते हुए उसको विधानसभा पहुंचाने का कार्य करेंगे। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी कितनी सीटों से बहुमत इस बार सत्ता में पाएगी? क्या भाजपा सत्ता से वापिस हो जाएगी?
ये बिल्कुल निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और समाजवादी पार्टी पूर्व भविष्य से भी कहीं आगे जाकर सरकार बनाने का काम करेगी, क्योंकि जिस तरह से जन सैलाब आज समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि ये जनता समाजवादी पार्टी को पूर्व बहुमत से भी ऊपर कहीं जाकर सरकार बनाने का। तो जिलाध्यक्ष राशि जी साथ थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा लगातार समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। जिस तरह प्रदेश में बदलाव देखा जा सकता है, उसी तरह गाजियाबाद में भी लगातार पार्टियों के संपर्क में है और पार्टियां ज्वाइन भी कर रहे हैं और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। रोहित सिंह, न्यूज 18 गाजियाबाद। आगरा के एतमादपुर से बीजेपी के एमएलए राम प्रताप सिंह चौहान जज्बाती नजर आए। टिकट कट जाने का खौफ उनके चेहरे पर साफ नजर आया। न्यूज 18 से बात करते हुए वो रोने लगे। साबिक एमएलए डॉक्टर धर्मपाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। धर्मपाल के बीजेपी में शामिल होने की खबर पर मौजूदा एमएलए राम प्रताप चौहान के हजारों हामी उनके रिहाइशगाह पर पहुंचे और नारे लगाए। इस दौरान न्यूज 18 से बात करते हुए एमएलए राम प्रताप ने कहा कि बीजेपी मेरी मां है, लेकिन इन्हें एतमाद में लिए बगैर धर्मपाल को ज्वाइन कर लिया गया। बीजेपी के एतमादपुर विधायक राम प्रताप सिंह चौहान के घर पर समर्थकों की भारी भीड़ जमा है। तो विधायक जी हमारे साथ, हम जानना चाहेंगे, सर बताइएगा कि आखिर ये लोग क्यों आए हैं, क्या है मामला? ये देखिए, जब से लोगों को पता पड़ा कि जिसको मैंने 50,000 वोट से हराया, जिसने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का और जनता का शोषण किया, ऐसा व्यक्ति जब भाजपा में आ गया, ये कार्यकर्ता ये और लोग हमारे जिला पंचायत सदस्यों, मंडल अध्यक्षों ये पोस्टर चिपकाते हैं, दीवार लिखते हैं, मुझसे कार्यकर्ता को निकालते हैं। इनका उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को आपने ले लिया। मैं अभी इनसे कई 100 गुना काम करा चुका जिला पंचायत में। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।